नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, रामदेव पर आईएमए का करारा हमला, 1000 करोड़ का नोटिस भेजा, व्हाट्सएप पहुंचा हाई कोर्ट, नए डिजिटल नियमों को बताया प्राइवेसी का उल्लंघन, यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी में खलबली, कतर सकती है योगी के पंख, किसानों ने मोदी के 7वें साल पर मनाया काला दिन, आंदोलन करेंगे तेज, मोदी सरकार का एक और तोहफा, खाने के तेल 11 साल में सबसे महंगे। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। एलोपैथिक डॉक्टरों को ऊल जलूल बोलकर विवादों में फंसे रामदेव को डॉक्टरों की संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए बख्शने के मूड में नहीं है। अब आईएमए उत्तराखंड ने बाबा रामदेव को 1000 करोड़ रुपए के मानहानि का नोटिस भेजा है। नोटिस में बाबा रामदेव से विवादित बयान पर सफाई देने का वीडियो जारी करने और आईएमए से 15 दिन के अंदर लिखित माफी मांगने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर 1000 करोड़ का मानहानि का केस करने की बात भी कही गई है। आईएमए उत्तराखंड ने यह भी कहा है कि रामदेव अपनी दवाएं बेचने के लिए लगातार झूठ फैला रहे हैं। वहीं कल से रामदेव का एक और वीडियो चर्चा में आया है, जिसमें वे साफ कहते हुए सुने जा सकते हैं कि अरेस्ट तो उनका बाप भी नहीं कर सकता। स्वामी रामदेव को समझा जा रहा है कि रामदेव ने ये आईएमए को लेकर टिप्पणी की है। सोमवार को रामदेव के खिलाफ सोशल मीडिया पर अरेस्ट रामदेव ट्रेंड कर रहा था। इस पर भी ये टिप्पणी रामदेव ने की है। उन्होंने ये भी कहा है कि वे लोग कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, लेकिन अब हम लोगों को भी ट्रेंड चलाने की प्रैक्टिस हो गई है। साफ है कि रामदेव मानने वाले नहीं हैं। उन्होंने एक गलत तरह की बात की थी एलोपैथी के बारे में, एलोपैथिक डॉक्टरों के बारे में, और इस कोरोना काल में जिस तरह की उनकी भूमिका रही है उस पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाए थे। प्रश्न चिन्ह ही नहीं बल्कि घटिया आरोप भी लगाए थे, और जिसकी वजह से पूरी जो डॉक्टरों की बिरादरी है उनसे उखड़ गई है, उनसे नाराज है। और जो केंद्रीय आईएमए है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसने तो बाकायदा उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखी थी। उसके बाद बाबा रामदेव ने अपने बयान वापस भी लिए थे, लेकिन बयान वापस लेने के बाद भी वो खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है। और उनका ये ताज़ा बयान बताता है कि दरअसल वो नहीं बदलने वाले हैं, नहीं सुधरने वाले हैं, और इसीलिए आईएमए लगातार दबाव बनाए हुए है। एफआईआर करने पर की तैयारी कर चुका है, कोर्ट में जाने की तैयारी कर चुका है, और ये 1000 करोड़ का नोटिस भी इसी मकसद से भेजा गया है कि रामदेव को अकल ठिकाने में आ जाए। लेकिन रामदेव शायद इसको एंजॉय कर रहे हैं, शायद इसका भी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज्यादा विवाद होगा उतना ही जो आयुर्वेद को लेकर वो प्रचार करते रहे हैं और एलोपैथी के खिलाफ प्रचार करते रहे हैं, उसमें एक तरह का ध्रुवीकरण होगा, पोलराइजेशन होगा, और उनके पक्ष में वो लोग लामबंद होंगे जो अपने को राष्ट्रवादी बताते हैं, आयुर्वेद के साथ खड़े होने का दावा करते हैं, बगैर ये समझे कि एलोपैथी क्या है, उसकी भूमिका क्या है, वो किस तरह से इलाज करती है। तो एक अंधभक्तों की जमात रामदेव के इर्द गिर्द है, और जो राष्ट्रवादी तथाकथित राष्ट्रवादी उनको लामबंद करने के और अपने प्रोडक्ट को और पॉपुलर करने के लिए भी इस तरह के विवाद खड़े करना और बाद में माफी मांग लेना, पीछे हट जाना, ये रामदेव की स्ट्रेटजी हो सकती है। अभी तक तो वो यही करते आए हैं। तो कोई आश्चर्य नहीं है कि ये विवाद फिर कभी वैसे ही खत्म हो। लेकिन जैसा अभी उन्होंने अपने जो खेद प्रकट किया है और वक्तव्य वापस लिया है, उस वाले बयान को भी देखें तो लगता है कि वो पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं, दिखते रहे कम से कम, लेकिन वो हटेंगे नहीं पीछे, क्योंकि पीछे हटने का मतलब है कि ये रामदेव की अपनी छवि जो बनी है, लड़ाकू छवि, वो उसको दाग लग जाएगा, वो कमज़ोर होगी। तो ये चलते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो वो कह रहे हैं कि
कोई किसी का कोई बाप भी मुझे जेल नहीं भेज सकता। ये किसके दम पर कह रहे हैं? हम सब जानते हैं कि उनको केंद्र सरकार का संरक्षण मिला है, बीजेपी का संरक्षण मिला है, संघ परिवार का संरक्षण मिला है, और उसी संरक्षण की बदौलत वो इतने अहंकार के साथ और इतनी कहना चाहिए मूर्खता के साथ इस तरह के बयान दे रहे हैं, जो कि एक साधु संत को तो कतई शोभा नहीं देता, और उसको तो बिल्कुल भी नहीं, जो ये कहता है कि योग से मन और तन को लाभ होता है, चित्त शांत होता है। तो ये शांत चित्त वाले व्यक्ति रामदेव कहीं से नहीं है। वो घटिया आरोपों और घटिया मार्केटिंग के हथकंडों को आजमाकर अपना कारोबार बढ़ाने वाले एक व्यापारी हैं, लाला हैं। तो इसे इस पूरी चीज को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगली खबर लेते हैं। व्हाट्सएप ने सरकार के नए डिजिटल नियमों को लेकर सरकार पर मुकदमा कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को दायर याचिका में उसने कहा है कि इन नियमों से यूजर की प्राइवेसी की सुरक्षा भंग होगी। व्हाट्सएप ने अदालत से कहा कि नए कानूनों में से इसका प्रावधान गैर संवैधानिक है। व्हाट्सएप ने अदालत से कहा कि नए कानूनों में से इसका प्रावधान गैर संवैधानिक है। नए डिजिटल नियम के तहत ये पूछे जाने पर सोशल मीडिया कंपनियों को बताना होगा कि किसी पोस्ट को सबसे पहले किसने पोस्ट किया, यानी मैसेज को ट्रेस करना होगा। व्हाट्सएप ने एक बयान में कहा है कि मैसेजिंग एप्स द्वारा चैट को ट्रेस करने के लिए हमसे कहना व्हाट्सएप पर भेजे गए हर एक संदेश पर नजर रखने के बराबर है। ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को भंग कर देगा और मौलिक रूप से लोगों की निजता के अधिकार को कम कर देगा। व्हाट्सएप से के भारत में करीब 40 करोड़ यूजर हैं। कोई भी फैसला इतने करोड़ यूजरों को प्रभावित करेगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप की याचिका 2017 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देती है, जिसमें कहा गया है कि कुछ अपवादों को छोड़कर निजता को संरक्षित किया जाना चाहिए, उसकी रक्षा की जानी चाहिए, उसका बचाव किया जाना चाहिए। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंट्रोल करने के लिए फरवरी में केंद्र सरकार ने कुछ डिजिटल नियम बनाने की घोषणा की थी और तमाम सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म से कहा था कि आपको इसका कंप्लायंस करना है, इसको मानना है, और 3 महीने का वक्त दिया था, जो कल खत्म हो गया है। तो कल खत्म होने के बाद इन सोशल मीडिया कंपनियों में जो थर्ड पार्टी कंटेंट होगा उसके लिए भी इनको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अगर ये इस नियम कानून जो सरकार ने बनाए इनको मान लें तो फिर वो उससे बच सकते हैं। तो अभी तक गूगल ने और फेसबुक ने कहा है कि वो इन नियमों को मानेंगे, वो दबाव में आ गए हैं। लेकिन ये जो नियम कानून हैं, दरअसल इनके पीछे सरकार की नीयत बहुत साफ है। वो सोशल मीडिया में जो सरकार की आलोचना हो रही है, जो सरकार की बखियां उधेड़ी जा रही हैं, जो सरकार की लापरवाहियों, नाकामियों और नाकाबिलियत के चर्चे हो रहे हैं, उनको अंकुश में लाना चाहती है ताकि उसको राजनीतिक नुकसान ना हो और वो अपने एजेंडे को बेधड़क होकर लागू कर सके। तो ये एक कोशिश है। गोदी मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसको तो उसने पालतू और गोदी मीडिया बना दिया है। अब सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रही, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म दबाव में भी आ रहे हैं। अभी ट्विटर ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन व्हाट्सएप ने एक निजता के अधिकार, प्राइवेसी के अधिकार को लेकर हाईकोर्ट में दावा कर दिया है। अब ये देखना है कि जो 2017 में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया थे उसके संदर्भ में हाई कोर्ट इस अपील को किस तरह से देखता है, इस याचिका को किस तरह से देखता है। इसमें केंद्र सरकार राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता जैसी चीज़ों का दावा वो दलील दे सकती है, उसको कितना मानती है कोर्ट, ये देखने वाली बात है। वो कितने स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से इस पूरे मामले को देखती है और जो केंद्र सरकार के इरादे हैं, जो नीयत है, उसको भी परखती है। उसके बाद इस पर फैसला आ सकता है। अगली खबर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में खलबली मच गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि महामारी के दौरान लगे दागों को साफ करने की कोशिश में बीजेपी में जल्द ही बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। जल्द ही कैबिनेट का विस्तार भी होना है और उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे अधिक चर्चा में है
विस्तार को लेकर गुजरात कैडर के पूर्व आईएएस अफसर अरविंद कुमार शर्मा, इनको इस साल जनवरी के महीने में बीजेपी में शामिल कराया गया था और यूपी भेजा गया था। शामिल होते ही ये चर्चा भी जोर शोर से उठी थी कि प्रधानमंत्री मोदी के चहेते शर्मा को योगी कैबिनेट में न सिर्फ शामिल किया जाएगा बल्कि वो उप मुख्यमंत्री भी बनेंगे। शामिल होते ही शर्मा को एमएलसी भी बना दिया गया था। कुछ दिनों के लिए शांत हुई ये चर्चा फिर से तेजी पकड़ चुकी है। वहीं कहा जाता है कि योगी को अरविंद शर्मा की यूपी में एंट्री पसंद नहीं है और इसीलिए वो उनके पार्टी में शामिल होने के मौके पर भी नहीं आए थे। चर्चा तो यहाँ तक चली थी कि अरविंद कुमार शर्मा ने योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए समय मांगा था, लेकिन योगी ने उन्हें 3 दिन तक वक्त नहीं दिया था। हालांकि इसके बाद दोनों की मुलाकात हुई, लेकिन योगी का संदेश साफ था कि वो किसी नौकरशाह को उनके काम में दखल नहीं देंगे। अब तो एक बार फिर उन्हें मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की चर्चा है और इसका एक मकसद योगी के पर कतरना भी होगा। तो इन पिछले 4.5 सालों में योगी की छवि बहुत ही खराब बन गई है, एक क्रूर शासक की बन गई है जो कि प्रशासन चलाना नहीं जानता है, सरकार चलाना नहीं जानता है, अपनी पार्टी के विधायकों मंत्रियों को संतुष्ट रखना नहीं जानता है। तो लीडरशिप के रोल में वो लगभग, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप हो, दोनों मोर्चे पर वो फेल नजर आ रहे हैं। लेकिन चूंकि एक हिंदुत्व के ब्रांड हैं, मोदी के बाद सबसे बड़े ब्रांड माने जाते हैं और हिंदुत्व के आधार पर समाज को विभाजित करना, विघटित करना, पोलराइज करना, ये खेल उनके जरिए खेला जा सकता है। इसलिए बीजेपी हो सकता है उनसे पल्ला न झाड़े, ये उसकी इसीलिए वो जरूरी हो जाते हैं बीजेपी के लिए। लेकिन उनके रोल को कम करने के बारे में सोचा जा सकता है और अरविंद शर्मा का नाम इसीलिए लिया जा रहा है क्योंकि बनारस में वो प्रधानमंत्री की तरफ से उनकी कंस्टिट्यूंसी का काम देखते हैं और ये दावा किया जा रहा है कि अभी हाल में उन्होंने ठीक ठाक काम किया है। हालांकि इसके कोई प्रमाण नहीं है, ये प्रचार का भी हिस्सा हो सकता है, लेकिन ठीक काम किया और उसके आधार पर उनको मंत्रिमंडल में बेहतर स्थिति देने की बात हो रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि गृह मंत्री बनाया जा सकता है उनको। हालांकि जो भी मुख्यमंत्री यूपी में रहे हैं आमतौर पर गृह मंत्रालय उन्होंने किसी को नहीं दिया, वो खुद अपने पास रखते हैं। तो अगर गृह मंत्रालय योगी आदित्यनाथ से लेकर इनको दिया जाता है तो ये योगी के पर कतरने जैसा भी होगा और अरविंद शर्मा का एक बड़ा प्रमोशन भी होगा। और फिर जातीय और उस तरह के गणित भी हैं क्योंकि ब्राह्मण बहुत नाराज हैं जिस तरह से योगी ने पिछले 4.5 सालों में उनके साथ व्यवहार किया। तो हो सकता है अरविंद शर्मा का इस तरह से इस्तेमाल पार्टी करना चाहे और एक मैसेज देना चाहे जनता में और अगले 6 महीने में 7 महीने में कुछ ऐसा ठोस काम करने की कोशिश की जाएगी कि सरकार की छवि बदले। मंत्रिमंडल विस्तार भी हो रहा है, होने वाला है, जिसमें कुछ मंत्रियों को, कुछ विधायकों को मौका देकर उसका भी एक संतुलन कायम करने की कोशिश बीजेपी करना चाह रही होगी। अगली खबर लेते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ हुंकार भरने वाले किसानों के आंदोलन को 26 मई यानी आज 6 महीने का वक्त पूरा हो गया है। आज ही मोदी सरकार के भी 7 साल पूरे हुए हैं और इस दिन को किसानों ने काला दिन के रूप में मनाया है। संयुक्त किसान मोर्चा की अपील पर आज देश भर में विरोध दिवस मनाया गया। इस दौरान किसानों ने दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर सहित पंजाब हरियाणा में कई जगहों पर प्रदर्शन किया। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर किसान विरोध प्रदर्शन किया गया। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आज किसानों को बॉर्डर पर इकट्ठा करके पुतला जलाया, वहीं हाथों में काले झंडे लेकर सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। बता दें कि किसान आंदोलन से मोदी सरकार की लोकप्रियता और बीजेपी संघ की विश्वसनीयता दरक रही है। सत्ता पाने के लिए सब कुछ झोंक देने वाली बीजेपी को किसान आंदोलन अब चुनाव में भी नुकसान पहुंचा रहा है। बंगाल में किसानों ने बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया था। इसका असर चाहे जो भी हो रहा हो, लेकिन बीजेपी की हार ने सोचने पर मजबूर कर दिया है। यूपी पंचायत चुनाव में भी इसका असर साफ साफ दिखा और बीजेपी को अपने गढ़ में ही हार मिली है। तो किसानों को ये समझ में आ रहा है कि ये सरकार उनकी बात इतनी जल्दी नहीं सुनने वाली है और ये भी उनको समझ में आ गया है कि जब अच्छी राजनीतिक चोट बीजेपी को पड़ेगी तभी उसको अकल ठिकाने आएगी। और ये इसी एजेंडे के तहत उन्होंने पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार किया था और काफ़ी हद तक उनको सफलता मिली। उनका कितना योगदान था पश्चिम बंगाल के में
बीजेपी के अपेक्षित प्रदर्शन न होने के पीछे ये अलग विषय हो सकता है, लेकिन वो गए और एक अभियान चलाया। उत्तर प्रदेश में भी यही संभावना व्यक्त की जा रही है कि किसान अब बीजेपी के खिलाफ वोट करने के लिए अपील करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी का लगभग सफाया हुआ सा लगता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा किसान आंदोलन मजबूत रहा है और इसकी आंच अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी पहुंच रही है। तो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है ये किसान आंदोलन, और अगर उत्तर प्रदेश उसे जीतना है तो किसानों को कहीं ना कहीं संतुष्ट करना पड़ेगा। अगर किसानों का आंदोलन कोरोना की वजह से जो थोड़ा सा ठंडा पड़ गया दिखता है, वो जैसे ही कोरोना कम होगा वो पूरी सक्रियता से फिर सामने आएगा और बीजेपी को गहरी चोट मार सकता है। तो बीजेपी को समझना पड़ेगा कि किसानों से कैसे ट्रीट करना है। अगर इसी तरह व्यवहार करती रही तो उत्तर प्रदेश में उन्हें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है किसान आंदोलन। आज की अंतिम खबर लेते हैं। मूंगफली, सरसों, वनस्पति, सोया, सूरजमुखी और पाम के पैक किए हुए खाने वाले तेल के दाम इस महीने पिछले एक दशक में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार राज्य के नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए और केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि 6 खाद्य तेलों की अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा कीमतें जनवरी 2010 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। सरसों के पैक्ड तेल का मासिक औसत खुदरा मूल्य इस साल मई में अब तक के सबसे ज्यादा 164 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गया, जो पिछले साल मई में 118 रुपए की तुलना में 39% अधिक है। इस साल अप्रैल में इस तेल की कीमत 155 रुपए प्रति किलो थी। मई 2010 में तेल सबसे सस्ता था जब ये आंकड़ा 63 रुपए प्रति किलोग्राम था। पाम ऑयल पैक्ड की बात कर रहा हूं का मासिक औसत खुदरा मूल्य इस साल मई में 132 रुपए प्रति किलोग्राम है। ये पिछले 11 वर्षों में सबसे अधिक है। मूंगफली का तेल 175 रुपए प्रति किलो, वनस्पति 128 रुपए प्रति किलो, सोया 148 रुपए प्रति किलो और सूरजमुखी का तेल 169 रुपए प्रति किलो की मासिक औसत खुदरा कीमतें भी मई में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। इन कीमतों को देखते हुए सोमवार को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक की और राज्यों और व्यवसायों से खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने के लिए हर संभव कदम उठाने को कहा है। दुर्भाग्य देखिए कि ये सरकार बार बार इस तरह के संकेत देती है कि वो महंगाई को काबू में करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वास्तव में कुछ होता नहीं है, बल्कि वो जो भी कदम उठा रही है वो महंगाई को बढ़ाने वाले ही हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती रही, उनका असर तमाम खाद्य पदार्थों पर पड़ता है क्योंकि ढुलाई में वो खर्च होता है, और फिर उत्पादन और तमाम चीज़ें हैं जो लगातार लॉकडाउन और उसकी वजह से भी प्रभावित हो रहा है। ये जो खाने के तेल की कीमतें इस हद तक बढ़ी हैं, आप ये सोचिए कि इस पिछले 1-1.5 साल में लोगों की आय बहुत कम हो गई है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, बहुत सारे लोगों के पास बहुत कम काम धंधा है। तो इस वजह से हर गृहस्थी बड़ी बुरी तरह से महंगाई की चपेट में है, उस पर ये सारी कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। तो केंद्र सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है, ये साफ दिख रहा है। और ये तोहफा एक के बाद एक मोदी सरकार दे रही है महंगाई का, चाहे वो दूसरे जिन्स जो दूसरी चीज़ें हैं उनके दामों का ले लें या तेल की दामों का। तो ये साफ दिख रहा है कि मोदी सरकार से महंगाई भी कंट्रोल में नहीं आ रही है। वो दरअसल उसमें इच्छा शक्ति ही नहीं है कि इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल में करे, और ये तमाम जो मध्य और निम्न वर्ग के लोग हैं उनके लिए दुर्भाग्य का कारण है। बहुत बहुत ये थी आज की खास खबरें, और उम्मीद है कि आपने इनको पसंद किया होगा। आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर भी शेयर करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं इसी वक्त फिर आऊँगा और कल की खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।